नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, युवा काल जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जहां पर वो इतने एनर्जी होती है कि जिस दिशा में उनका जीवन वो जो चाहता है उस दिशा में वो जा सकता है। सवाल इस बात का है कि उसकी दिशा सही है या नहीं है। लेकिन अगर दिशा भी सही है, दशा भी सही है, सोच भी सही है, तो वो युवा अपने जीवन में जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। तो आइए आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसे युवा साथी से जो एडिशनल कमिश्नर भी हैं, कवि हृदय भी है और इतनी सारी जिम्मेदारियां, चूंकि कमिश्नर एक बड़ा पोस्ट होता है और उसमें भी कवि हृदय होना, कितनी जिम्मेदारियां उनके अंदर है और वो कैसे निभा पाते हैं, किस तरह से उनकी दिनचर्या है, उनका सोच है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं जिनका नाम है धीरज कुमार जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ओम शांति। धीरज जी, जैसे कि अभी हमने सुना आपके बारे में, आप एडिशनल कमिश्नर भी हैं और कविताएं भी लिखते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, शुरुआत आपके जो स्टूडेंट लाइफ का कहें वो उसके बारे में बताएं। कि मेरा जन्म जो है वो रोहतक के पास गांव है हमारा सुंडाना, वहाँ हुआ। और उसके बाद मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रोहतक में ही हुई। उसके बाद मेरा जो कॉलेज है वो भी रोहतक में ही रहा। इसके बाद मैंने एलएलबी की, वो भी एमडीयू रोहतक से की। एमबीए किया, वो भी मैंने रोहतक से ही किया। तो इस पूरा कॉलेज लाइफ जो है रोहतक, मतलब हरियाणा में है ना? जी, हरियाणा। दिल्ली के पास में ही। बहुत सुंदर। तो धीरज जी, आप बताएंगे कि ये स्टूडेंट लाइफ से आपकी जो हैबीज हैं, जो आपके जिनमें आपको बहुत मज़ा आता है, किस तरह से आपके अपने हैबीज के बारे में बताएंगे। देखिए जी, लिखने का शौक़ मुझे शुरू से ही है और शहीदों ने मुझे प्रारंभ से ही बहुत प्रभावित किया। शहीद आजम भगत सिंह जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। शुरू में मैंने जो भी लिखा वो भगत सिंह जी पे ही लिखा। कवि हृदय है तो समाज की कोई भी जो अच्छी या बुरी घटना है वो दिल को प्रभावित करती है और उससे अनायास ही कविता बन जाती हैं। तो मेरा शौक़ रहा लिखने का और मैंने उसे अपनी जो प्रशासनिक सेवा है उसमें आने के बाद भी जारी रखा। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो पहचान है एक प्रशासनिक अधिकारी के अतिरिक्त जो एक कवि की पहचान है वो मुझे ज़्यादा सुखद और होता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जब कवि हूँ तो मैं कुछ और अच्छा कर पा रहा हूँ। क्योंकि विचार शुद्ध होते हैं। एक पल में कविता लिखते समय भी विचार में कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है समाज में जो दिख रहा है, आप एडिशनल कमिश्नर होने के नाते आप समाज के साथ बहुत क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं। तो उस तरह से आप कविताओं को उसके साथ कनेक्ट कर पाना, या ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक तरफ एडिशनल कमिश्नर होना, पब्लिकली आप कंटिन्यूसली डील करते हैं, और कविताएं लिखना, तो ये अपने सब्जेक्ट के साथ या किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं? देखिए, जो मेरा पद है, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर कार्यरत हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा सरकारी कार्यालय है जहाँ आप ये मानिए कि सबसे अधिक जो है वो लोगों का आना जाना रहता है। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है वो मुझे सौभाग्य से मिला है। और मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने कार्य को अपने शौक़ से जोड़ लेता हूँ। मैंने एक शब्द कहीं सुना था कि एक होती है जॉब और एक होता है आपकी हॉबी, और जब अगर दोनों को जोड़ दें तो एक नया शब्द बनता है जॉबी। तो जब आपकी जॉब और आपकी हॉबी जो है वो दोनों जुड़ जाएं तो वो कमाल के परिणाम देते हैं। तो उसी तरह से मैंने अपने काम और अपने शौक़ को जोड़ के रखा हुआ है। मुझे जब भी अवसर मिलता है तो मैं जो लोगों को जागरूक करने का काम है वो भी कई बार कविताओं के माध्यम से, शेर के माध्यम से करता हूँ। तो उसमें बड़ा आनंद आता है। और रही बात समाज सेवा की, उसके साथ जुड़ाव भी
शुरू से ही रहा। बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हॉबी और जॉबी। जॉब भी हॉबी के साथ जुड़ जाए तो एक जीवन एक आनंद में एक खुशनुमा बन जाता है। और जो भी लोग आपसे मिलने आते होंगे एक ऑफिसर के तौर पर जनरली, नहीं तो क्या होता है कोई बड़ा ऑफिसर है, आम पब्लिक उनसे डरते हैं या फिर कुछ डिस्टेंस फील करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं उन वो आपसे मिलने से घबराते होंगे, डरते होंगे या हिचकते होंगे, तो फिर जब वो आपके व्यक्तित्व से मिलते होंगे तुरंत तो शायद उसका डर हिचक तो दूर होता ही होगा। कैसे देखते हैं आप पब्लिक के देखिए जी, मैंने कुछ अपने उसूल बनाए हुए हैं। मेरे उसूलों में एक उसूल ये है कि जब कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलने आता है तो वो ये महसूस करे कि मैं एक अधिकारी के पास नहीं, एक सेवक के पास आया हूँ। और मैंने हमेशा अपने आप को एक पेड सोशल वर्कर के तौर पे देखा है। निसंदेह सरकार मुझे सैलरी देती है तो मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ जिसका मुझे सरकार पारितोषिक या मैं कहूँ कि मुझे जो है वो सैलरी देती है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति मेरे पास किसी भी कार्य के लिए आता है तो मेरा उसूल है कि मैं ये भूल जाता हूँ उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखता है, वो किस समुदाय से है, किस क्षेत्र से है। मैं इस तरह से देखता हूँ कि वो व्यक्ति जब मेरे पास कार्य के लिए आया है तो मुझे उसका जो भी कार्य है मैं कर सकता हूँ, वो नियम कायदों में हो, उससे किसी तरह की नियम की उल्लंघना ना होती है तो वो कार्य मैं उसका करूँ और वो संतुष्ट होकर मेरे कार्यालय से जाए। बहुत एक अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छी सोच है तो वो उसका फिल्टर होकर दूसरे को तुरंत पहुंचता ही है। वाह धीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, और आपकी जो विचारधारा है, एक एडिशनल कमिश्नर के साथ कविताओं के साथ भी आपका नाता है। आपने शहीदों की भी बात की, मतलब देशभक्ति की भावना आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो धीरज जी, पब्लिक डीलिंग आपका रोज काफ़ी लोगों के साथ, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ भी होता होगा। कुछ ऐसी बातें आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें, जो खास बातें, कोई ऐसी घटनाएं जो आपको जिनको याद करके या बात करके उसके बारे में आपको खुशी का अनुभव होता हो, कोई ऐसी बातें शेयर करना चाहें? हाँ, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको करके काफ़ी संतोष मिला, लेकिन जैसा आपने सवाल किया है, मैं एक किस्सा है वो ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। एक बार हमारे करनाल में उस वक्त मैं पोस्टेड था, तो प्रीतपाल सिंह पन्नू जी हैं, वो एक शहीद परिवार से एक व्यक्ति को लेके आए और उनका अनुरोध ये था कि क्योंकि जिनका जो कार्य था, जो शहीद परिवार से थे व्यक्ति, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो पन्नू जी ने अनुरोध किया कि बस इनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, इनका एक दो बार आने से जो है ना वो कार्य हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। हाँ, ताकि उनके रेस्पेक्ट के हिसाब से भी और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से भी। तो मैंने ये महसूस किया कि जिन व्यक्तियों ने हमारे देश के लिए अपनी जान तक दे दी और उनके भी अगर मान लो परिवार के जो सदस्य हैं उनको अस्वस्थ होते हुए भी अगर आना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमी को दर्शाता है। तो मैंने अनुरोध किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करके और जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ये लेने ना आए और हम इनके घर देने जाएं। वाह, क्या बात है। तो उसके बाद मैंने प्रयास किए और पूरे कार्यालय ने मेरा साथ दिया और 2 ही दिन में हमने वो कार्य किया और उसके बाद एक बुके हमने लिया और वो सर्टिफिकेट लिया और प्रीतपाल पन्नू जी के साथ हम उनके घर गए और उनके घर जाके हमने वो सर्टिफिकेट उनको दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे लिए एक ऐसा क्षण था जब मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जो एक व्यक्ति को साधारणतः करते रहना चाहिए, ना कि ये कोई विशेष परिस्थितियों में किया जाए। में यही ऐसी चीजें होती है जो जीवन में खुशियां भरता है, दुआएं मिलती है। देखो, हर आदमी अपने लिए तो जीता है और अपने लिए प्रोफेशन में, परिवार के लिए भी, लेकिन कभी कभी जो छोटे छोटे अच्छे कर्म करते हैं ना, वो बहुत सुकून का पल होता है। जब आपने मुझे जैसे कि आप बता रहे हैं, जब आपने उनको सर्टिफिकेट दिया होगा, उनके चेहरे की मुस्कान, उनके अंदर की दुआएं, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड रहता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर और ये कवि हृदय की देन है लगता है।
तो धीरज जी, हम चाहेंगे कि कुछ कविताएं आपने जो लिखी है उसमें से कुछ सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, तो हम मन ऐसा कह रहा है मेरा। मैं आपको कुछ सुनाऊं उससे पहले मैं एक बात और बताऊं। उस जो मैंने आपसे बात साझा की, उसके बाद एक प्रयास और किया। वहाँ नगर निगम कार्यालय के बाहर हमने एक बोर्ड लगाया और उसमें लिखा कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है, किसी शहीद के परिवार से है, और उसको अगर मान लो इस कार्यालय में कोई भी कार्य है तो उसे किसी भी पंक्ति में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, वो सीधा मेरे कार्यालय में आए, हम उनको वहाँ विशेष महत्व भी देंगे और उनका कार्य जो है वो प्राथमिकता पे। क्या बात है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप धीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले मैंने मोबाइल में यूट्यूब पे देखा था, दिल्ली में है या कोई शहर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने एक चाय वाले ने वहाँ लिखा हुआ था शहीदों के लिए या शहीदों के परिवार के लिए, या जो फौजी भाई बहनें जो हैं अभी देश की सीमा पे जो लोग सेवा करते हैं, उनके लिए वो जो टी स्टॉल खोला हुआ था उनके लिए फ्री चाय, ऐसा बोर्ड अभी भी है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो शायद दिल्ली में है या पटना की बात है जहाँ तक। तो देखो हमारे समाज में, देश में ऐसे ऐसे वो हैं गरीब, उनका मैंने जैसे कि देखा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत धनाढ़ है, लेकिन भावनाएं देखिए दे कि किस तरह से हम अपने प्रोफेशन में रहते भी, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, या प्रोफेसर हो, या किसी भी पोस्ट में हो, कुछ अच्छा कर सकता है। तो आपने जैसे कि बताया कि ये वास्तव में देश के जो बीएसएफ है और सीआरपीएफ है, नेवी के जितने भी दो देश की सुरक्षा में जो नौजवान लगे हैं, तो आपने जैसे देशभक्ति की भावना आपके अंदर भी है, और ये बातें जो सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, ऐसे कुछ अच्छा करने की सोचने की बातें। तो अभी हम सुनना चाहेंगे कि कुछ देशभक्ति की कुछ बातें और कुछ कविताएं जो आपने लिखी है वो सुनाएंगे। जरूर। देखिए, मैं मानता हूँ कि वैसे तो सबसे बड़ा जो जज्बा है, सबसे बड़ा जो भाव है, वो इंसानियत का है, मानवता का है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा अगर भाव है तो वो है देशभक्ति का। वो हमारे अंदर होना चाहिए। सभी को अपनी धरती से, इस जमीन से, इस प्रकृति से प्यार होना चाहिए जहाँ भी हम रह रहे हैं। और हम पूरे विश्व की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, सभी को जिम्मेदारियों को छोटे छोटे भाग में बांटना है। हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने जमीन के हिस्से की जिम्मेदारी अपनी जमीन के प्रति निभा लें, तो उसी तरह से हम पूरे विश्व को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। आपने मुझे कुछ सुनाने को कहा, तो मैं मानता हूं कि सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। पैसा जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, हम मानते तो हैं लेकिन उसको जीवन में ला नहीं पाते आमतौर पे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ईमानदारी को प्रमोट करूं। तो मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं की नज़र करता हूं कि भीड़ में शामिल अलग सा, भीड़ में शामिल अलग सा, जमी पे रहता फलक सा। वाह, क्या बात। भीड़ में शामिल अलग सा, जमी पे रहता फलक सा। तू गलत पर लगता मुझे ठीक ठीक, तू गलत पर लगता मुझे ठीक ठीक, और मैं ठीक भी लगता तुझे गलत सा। भीड़ में शामिल अलग सा, जमी पे रहता फलक सा। और इस ईमानदारी ने मुझे कुछ और तो दिया नहीं, इस ईमानदारी ने मुझे कुछ और तो दिया नहीं, सिवाय एक एहसास कि मैं कीचड़ में हूँ कमल सा। भीड़ में शामिल अलग सा, जमी पे रहता फलक सा। वाह वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर भाव। और आपने तो कहते हैं गागर को सागर, क्या सागर को गागर में ऐसा समा लिया। बहुत बड़ी बात कह दी आपने इतनी छोटी सी कविताओं में। और यूं तो कविताओं के अभी समंदर में हम डुबकी लगाएं, उससे पहले ही कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। ब्रह्म कुमारी में आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए? हाँ, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। वैसे जो हमारा करनाल सेंटर है, वहाँ मैं कई बार कवि सम्मेलन जो हुए हैं उनमें बतौर कवि मैंने शिरकत की है। वाह वाह, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा, बहुत शांति का एहसास यहाँ आके हो रहा है, और बड़ी ही सकारात्मक तरंगे इस वातावरण में हैं। निसंदेह जहाँ इतनी सारी पुण्य आत्माएं
एकत्रित होती हैं, और सिवाय शांति की मुझे नहीं लगता कि कोई बात यहाँ होती है। और ओम शांति जो शब्द है, शांति एक ऐसा शब्द है जो निर्विरोध है। धर्म कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, उसे मैं मानता हूँ कि आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। जरूर, बहुत सुंदर, अच्छी अनुभूति आप यहाँ पर कर रहे हैं। और धीरज जी, आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन युवा साथी भी हैं उनमें, तो आप उन युवाओं के लिए अपने जीवन के अनुभव से कुछ मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो उसकी ऊर्जा चरम पे होती है, और साधारणतः ये देखा जाता है कि हमें अध्यात्म से जुड़ने के लिए तब कहा जाता है जब हम प्रौढ़ावस्था में होते हैं, जब हमारे पास समय ही बहुत कम बचा होता है कि हम कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, कुछ मानव कल्याण के कार्य कर सकें। तो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो युवावस्था में, मैं कहूँगा कि वैसे तो बाल अवस्था में ही जो है वो अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म को सीखें, समझें। कुछ गलतफहमियाँ हैं, उन गलतफहमियों को अपनी बालावस्था में ही दूर करते चलें, और युवावस्था में जब ऊर्जा चरम पे है तो उस ऊर्जा को जो आध्यात्मिक प्रसार है उसमें लगाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सांप्रदायिक ना हो, क्योंकि सांप्रदायिक होने से क्या होता है कि उससे धर्म की हानि होती है, और बहुत हानि मैं कहूँगा कि पीछे जो समय रहा उसमें हुई है। तो हर युवा को आध्यात्मिक होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर धीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जीवन से काफ़ी कुछ प्रेरणाएं मुझे भी मिल रही है, जो सुन रहे हैं उनको भी मिल रहे होंगे जरूर, निश्चित रूप से। आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना कितना सुंदर सुंदर विचार के धनी हैं धीरज कुमार जी। और यूं भी कहते हैं ना, आप जो भी अगर प्रोफेशन में हैं, अगर रोज छोटे छोटे कर्म करें तो रोज खुशी मिलती रहेगी, दुआएं मिलती रहेगी। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े काम एक दिन में 2 दिन में करें, लेकिन छोटे छोटे श्रेष्ठ काम करते रहेंगे ना, नेक विचार के साथ, नेक इरादे के साथ, तो जीवन की गाड़ी कितनी खुशियों से आगे बढ़ती जाती है, जिसका मिसाल अभी धीरज कुमार जी से आपने सुना है। और ये आती है आध्यात्मिक ज्ञान से। और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे मन को, आत्मा को उस दिशा में ले जाते हैं, एक तो परमात्मा के साथ जोड़ता है, साथ ही विचारों को, जो नेगेटिव विचारों के साथ जो मन परेशान होता है उसको फिल्टर करता है। तो आइए आप भी रोज आध्यात्मिक बातें सुनिए, आध्यात्मिक लोगों के संग में रहेंगे और छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्म, नेक कर्म करते रहेंगे, तो आपका जीवन भी खुशियों से जरूर भरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।